अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा इंतहाई शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक जियोक्रोनोलॉजी और जियोक्रोमेट्री क्या होती है। अबाउट फर्स्ट वन, जियोक्रोमेट्री इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट फॉर टाइम स्केल और जियोलॉजिकल टाइम्स। ज़मीन के औकात को मैयर करना, ज़मीन की तब्दीलियों को मैयर करने को हम जियोक्रोनोमेट्री कहते हैं। जबकि जियोक्रोनोलॉजी यह बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ज़मीन के जियोलॉजिकल पोर्शंस को स्टडी करते हैं। तो याद रखिए कि जियोक्रोनोलॉजी का ताल्लुक़ बहुत सारी साइंस के ब्रांचेस से होता है, लाइक टेक्टोनिक्स, जियोफिज़िक्स, कॉस्मोकेमिस्ट्री, प्लेनेटरी साइंसेस, जियोकेमिस्ट्री, पेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, पैलियोक्लाइमेटोलॉजी, इसी तरह से पैलियो ऑर्थ्रोलॉजी, जियोबायोलॉजी, सिस्मोलॉजी। तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनके साथ जो क्रोनोमोलॉजी या जो क्रोनोमेट्री का रिलेशन होता है। ज़रा डिटेल से देखते हैं इनको। अबाउट फर्स्ट वन, दैट इज़ जियो क्रोनोमेट्री। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। ये जियोलॉजिकल टाइम की पैमाइश है एज फ्रॉम द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जिस तरह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिके होता है, वहाँ से लेकर कंप्लीट डिके तक जो ज़मीनी तब्दीलियाँ आती हैं उनके इल्म को हम जियोक्रोनोमेट्री कहते हैं। इन सिंपल सेंस कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डिके से स्टार्ट करके चट्टानों के अंदर, ज़मीन के अंदर जितनी तब्दीलियाँ आती हैं, इन सब का इल्म मजमूई तौर पर जियोक्रोनोमेट्री कहलाता है। जियोक्रोनोमेट्री हमें 2-3 हवालों से बड़ा इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ द लाइफ। ये ज़िंदगी के ओरिजिन के बारे बात करता है। लाइफ की स्ट्रेटजीज़, लाइफ की लेयर्स के बारे, ये हमें ओशनिक स्टडीज़, लाइफ स्टडी के बारे इंफॉर्मेशंस देने की भरपूर अहलियत रखता है। तो ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड के बारे अगर हम देखना चाहें, जियो दैट मीन्स अर्थ, क्रोनो दैट इज़ रिलेटेड टू दिस टाइम, एंड मैट्री मीन्स साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो ये बात शो करती है कि जियोक्रोनोमेट्री इज़ द मेजरमेंट ऑफ जियोलॉजिकल time to produce a numerical time scale. It's an important numerical time scale पैदा करने के लिए geological time की स्टडी को, पैमाइश को हम जियोक्रोनोमेट्री कहते हैं। यहाँ ब्रैकेट में मेंशन किया गया नॉट ऑब्सोल्यूट एज देयर इज़ ऑलवेज अ मार्जिन ऑफ एरर। तो इसमें हम न्यूमेरिकल टाइम स्केल को स्टडी करते हैं, एब्सोल्यूट टाइम स्केल को स्टडी नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? एब्सोल्यूट टाइम स्केल के लिए गलती का इम्कान नहीं होता, वो एब्सोल्यूट होता है, वो आइडियल होता है। लेकिन जो न्यूमेरिकल टाइम स्केल है, इसमें गलती का इम्कान हो सकता है। एज इट अप्लाइज जियोक्रोनोलॉजिकल मैथड्स स्पेशली रेडियोमेट्रिक डेटिंग। तो बहुत सारे जो क्रोनोलॉजी के मेथड्स हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट रेडियोमेट्रिक डेटिंग है। तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग को हम स्टडी करेंगे। जियोक्रोनोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ डिटर्मिनिंग द एज ऑफ रॉक्स। इसमें हम रॉक्स की स्टडी करते हैं, रॉक्स की एज को, फॉसिल की एज को, एंड एन सेडिमेंट्स यूजिंग सिग्नेचर्स इनहेरेंट इन द रॉक्स themselves। इसी तरह से सेडिमेंट्स को, रॉक सेडिमेंट को हम स्टडी कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग न्यूमेरिकल एजेस एंड डेट्स फॉर अर्थ मटेरियल्स एंड इवेंट्स इज फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड जियोलॉजिकल टाइम एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री। ज़मीन के जियोलॉजिकल टाइम को, जियोलॉजिकल हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए हमें 2 बातों की निशानदही चाहिए। 2 बातें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। उनमें से एक है डिटर्मिनिंग न्यूमेरिकल एजेस, चट्टानों की, फॉसिल्स की न्यूमेरिकल एज को मालूम करना, और दूसरा है डेट्स फॉर अर्थ मटेरियल्स एंड इवेंट्स। ज़मीन के मटेरियल की स्टडी है और ज़मीन के इवेंट्स, हालात, तब्दीलियों की निशानदही होती है। ये 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट, जियोलॉजिकल स्केल इज़ अ पीरियोडिक स्केल यूजिंग the air as a basic unit. It's an important. Geological time scale क्या होता है? ये बेसिकली पीरियोडिक स्केल होता है। वक्त पर मुनहसर एक पैमाना होता है जिसमें हम साल को बुनियादी यूनिट कंसिडर करते हैं। Apparent ages obtained in geochronometry
are referred to as radiometric or isotope dates. तो जब हम जियोलॉजिकल स्केल पर स्टडी कर रहे होते हैं तो चट्टानों की फॉसिल्स की जो ज़ाहरी एजेस निकलती हैं उन्हें हम रेडियोमेट्रिक या आइसोटोप डेट्स कहते हैं। इट्स एन इम्पॉर्टेंट, हमने फॉसिल को स्टडी किया और उसकी रेडियो एक्टिव डिके के बाद एज निकाली है, तो जो एज हमारे पास आएगी फॉसिल की या किसी रॉक की, उस एज को रेडियोमेट्रिक या आइसोटोप डेट कहा जाएगा। नो यहाँ पर वो मेंशन किया गया है डेट्स ऑफ डिफरेंट एरियाज, तो मुख्तलिफ किस्म के एरास जो ज़मीन के ऊपर अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल हैं उन्हें मेंशन किया गया है। और जो क्रोनोमेट्री एजेस ऑफ द डिफरेंट एरास को यहाँ मेंशन किया गया। डिफरेंट किस्म के लेयर्स दिखलाई गई हैं राइट साइड पर। अगर आप नोट करें तो हर लेयर का कलर डिफरेंट है, गोया वहाँ पर रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी और आइसोटोप कन्वर्जन के हिसाब से डिफरेंट क्वालिटी डिफरेंट कलर्स में मेंशन किया गया है। जबकि आप लेफ़्ट साइड की इमेज को देखें तो पूरी लाइफ हिस्ट्री को ब्रीफ करके इस इमेज में दिखलाया गया किस इरा में कौन से चेंज आई और कौन से जानदार अपेयर करते हैं, नेक्स्ट इरा के अंदर कौन से जानदार किल कर जाते हैं, एक्सटेंड कर जाते हैं और कौन से अपेयर करते हैं। सो लाइफ अपेयरेंस, लाइफ एवोल्यूशन, लाइफ चेंजेस को यहाँ पर विद द प्रूफ ऑफ अर्थ क्रस्ट, ज़मीन में होने वाली तब्दीलियों के सबूतों के साथ इन्हें शो किया गया है। लेट्स से हिस्ट्री, व्हेन जियोलॉजी वाज एट इट्स बिगिनिंग्स, a major problem for stratigraphers was to find a reliable method for the measurement of time। जब जियोलॉजिकल को स्टार्ट किया गया, बिगनिंग पर थी, तो स्टैटिग्राफर्स के लिए सबसे मुश्किल काम या रिलायबल मेथड चाहिए था और वो वक्त की पैमाइश था। इन द 18th century it was controversial to estimate the age of the earth। 18वीं सदी में ज़मीन की उम्र को मालूम करना कंट्रोवर्शियल था। द लॉन्गर एस्टिमेट केम फ्रॉम चार्ल्स डार्विन, एज द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ मस्ट हैव रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम टू टेक प्लेस। इसका बुनियादी कंसेप्ट हमें मिस्टर चार्ल्स डार्विन के एस्टिमेट से मिला। चार्ल्स डार्विन ने, आपको मालूम है, एवोल्यूशन पर काम किया था और बेसिक जो एवोल्यूशनरी थ्योरी है इस शख्स ने प्रपोज की थी, साइंटिस्ट ने की थी। नेक्स्ट, द करंट एस्टिमेट ऑफ द एज ऑफ द अर्थ इज 4600 मिलियन ईयर्स। मौजूदा ज़मीन की उम्र तकरीबन 4600 मिलियन साल बनती है। द सॉल्यूशन ऑफ द डेटिंग प्रॉब्लम अराइव्ड only with the discovery that some natural elements undergo a continuous decay। It's an important, जब किसी रॉक, ज़मीन की स्टडी, रॉक की स्टडी, फॉसल की स्टडी, उनकी एजेस, उनकी कन्वर्जन्स, फॉर्मेशन को स्टडी करना हो तो डेटिंग प्रॉब्लम उस वक्त खड़ी होती है, या इसको स्टडी करने के लिए नेचुरल एलिमेंट्स के मुसलसल डिके को काउंट किया जाता है। तब जाके हमें पता चलता है कि कंटिन्यूस डिके कितना टाइम ले रहा है। जितना कंटिन्यूस डिके टाइम लेता है एक्चुअली उतना ही लाइफ स्पॉन होता है या जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनता है। This led to the first radiometric dating by Boltwood and Stewart। Mr. Stewart और Boltwood ने फर्स्ट टाइम radiometric dating को इंट्रोड्यूस करवाया। Today, the determination of the age of Earth is not a primary scope of geochronometry। It's an important, आजकल ज़मीन की एज मालूम करना बुनियादी जो क्रोनोमेट्री का स्कोप नहीं है anymore, and most efforts are rather aimed at obtaining increasingly precise radiometric dates। एक्चुअली जो क्रोनोमेट्री में ज़्यादा एफर्ट्स, ज़्यादा काविशें सिर्फ किसी भी एलिमेंट की रेडियोमेट्रिक डेटिंग पर लगाई जाती हैं, रेडियोमेट्रिक डेटिंग ली जाती है, तब जाके हमें पता चलता है। लेट्स से व्हाट इज रेडियोमेट्रिक डेटिंग। रेडियोमेट्रिक डेटिंग often called रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियोमेट्रिक डेटिंग को हम अक्सर औकात रेडियो एक्टिव डेटिंग भी कहते हैं। इट इज़ अ टेक्निक that is used to determine the age of materials
तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की ज़मीनी मटेरियल की उम्र मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है। द मेथड कंपेयर्स द अबंडेंस ऑफ नेचुरली अक्रिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप। एक्चुअली इस मेथड में हम एक मटेरियल में पाए जाने वाले नेचुरली रेडियो आइसोटोप को कंपेयर करते हैं, किसके साथ? विद इन द मटेरियल टू द अबंडेंस ऑफ इट्स डिके प्रोडक्ट्स, उस मटेरियल के साथ जो उसने कसरत के साथ डिके किया हो। यानी एक चट्टान है या ज़मीन का कोई भी टुकड़ा है, उसमें नेचुरली पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को उसी चट्टान के टोटल डिके कर जाने वाले रेडियो एक्टिव आइसोटोप के साथ कंपेयर किया जाता है। विच फॉर्म एट अ नॉन कांस्टेंट रेट ऑफ डिके, और अमूमन ये जो डिके का रेट होता है यानी नेचुरली अकरिंग से रेडियो एक्टिव डिके तक का सफ़र, ये अमूमन कांस्टेंट रेट पर चलता है। टू कैलकुलेट द एज ऑफ रॉक इट इज़ नेसेसरी टू नो द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव डिके सीरीज। अगर आप किसी भी चट्टान की एज मालूम करना चाहते हैं तो हाफ लाइफ का इल्म होना चाहिए। यहाँ पर रेडियो एक्टिव एटम दिखलाया गया है, जब इसका डिके चलता है तो इसमें से रेडिएशंस होती हैं। रेडिएशन में डिफरेंट पार्टिकल आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलते चले जाते हैं और साथ एनर्जी एक्सक्लूड करती है, एनर्जी खारिज होती है, जिस वजह से बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इस मटेरियल के अंदर कम हो जाते हैं। लेट्स से यही बात इस पर आइसोटोप फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करती है एंड द प्राइस एंड प्रोपोर्शंस ऑफ दीज आइसोटोप्स, और जो रेडियो एक्टिव डिके के बाद इसमें आइसोटोप के प्रोपोर्शंस रह जाते हैं उन्हें काउंट कर लिया जाता है। अगर आप हाफ लाइफ के हवाला से इन्हें देखना चाहें तो यहाँ पर भी दिखलाया गया। लेफ़्ट साइड पे आप देखें टोटली येलो कलर में यूरेनियम के आइसोटोप्स दिखलाए गए हैं और हाफ लाइफ का टाइम यहाँ पर 0 मेंशन किया गया। दिस इज रॉक दैट क्रिस्टलाइजेस, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में दिखलाई गई रॉक है, अभी तक इसमें डिके नहीं हुआ। लेट्स इसमें डिके स्टार्ट होता है और हमें 1 हाफ लाइफ मिलता है और 1 हाफ लाइफ इसका 1 बिलियन साल के बराबर होगा। 1 बिलियन साल में आप देखें तकरीबन इसमें हाफ के करीब येलो कलर के यूरेनियम रह गए हैं और हाफ के करीब इसमें ब्लू कलर के प्लम्बम एलिमेंट्स बन चुके हैं। यानी जब हाफ लाइफ टाइम 0 था 100% यूरेनियम थी, जब हाफ लाइफ टाइम 1 बिलियन ईयर तक पहुंचता है तो उसमें आधे यूरेनियम रह जाते हैं। जो आधे यूरेनियम गायब हुए हैं वो एक दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होते हैं, जिस एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं वो यहाँ पर प्लम्बम है। अगर आप हाफ लाइफ 2 ले लें तो आप देखें इसमें तकरीबन 1/3 यूरेनियम के एलिमेंट्स रह जाते हैं, 1/3 यूरेनियम एलिमेंट रह जाते हैं, जबकि इसमें तकरीबन 75% के लगभग प्लम्बम के एलिमेंट्स अपीयर करते हैं। सेम विद आप हाफ लाइफ 3 टाइम्स ले लें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट्स यूरेनियम के नज़र आते हैं और तकरीबन 90 to 95% इसमें प्लम्बम के एलिमेंट्स होंगे, जबकि सिर्फ 4 इसके अंदर या 5% to 10% यूरेनियम एलिमेंट्स होते हैं। सो दिस इज़ द रेडियोमेट्रिक डिके, दिस इज़ द रेडियो एक्टिव डिके। किस तरह से डिके होता है और किस तरह से हाफ लाइफ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हियर इज़ द यूज़ ऑफ रेडियोमेट्रिक डेटिंग, कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। इट वॉज फर्स्ट published in 1907 by Mr. Bertram Boltwood and is now the principal source of information about these given 3 things. It's okay. तो यूज़ ऑफ रेडियोमेट्रिक डेटिंग बुनियादी तौर पर 1907 में बोल्टवुड ने किया और 3 बुनियादी ज़राए पर किया, 3 बुनियादी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए किया। नंबर 1, द एब्सोल्यूट एज ऑफ रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फीचर्स इंक्लूडिंग द एज ऑफ फॉसिलाइज्ड लाइफ फॉर्म्स आर द एज ऑफ द लाइफ इटसेल्फ। पहली बात तो ये है कि इसमें हम रॉक्स की एब्सोल्यूट एज के बारे में मालूमात हासिल कर पाते हैं या दिगर रॉक के पाए जाने वाले जियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में मालूमात ले सकते हैं। हत्ता कि हम एज ऑफ रॉक में पाए जाने वाले, उसी रॉक में पाए जाने वाले फॉसिल्स की एज मालूम कर लेते हैं।
फॉसिल्स एग्जिस्ट करते हो, रॉक एग्जिस्ट करती हो, तो आप फॉसिल की एज लें या रॉक की एज लें, दैट मीन्स यू हैव टेकन द एज ऑफ द अर्थ। आप अर्थ की एज भी कैलकुलेट करने में कामयाब हो सकते हैं। सेकंड सिग्निफिकेंस इज दैट या यूज ये है, वी कैन आल्सो इट कैन आल्सो बी यूज टू डेट अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल्स। हाँ, वाइड रेंज पर पाए जाने वाले नेचुरल मटेरियल और इंसान के बने हुए आर्टिफिशियल मटेरियल्स की भी स्टडी की जा सकती है। थर्ड इज दैट मेनली रेडियोमेट्रिक डेटिंग इज यूज टू डिटरमिन द एब्सोल्यूट एजेस ऑफ द सब्सटेंसेस एंड नॉट द रिलेटिव। इट्स ओके। अमूमन रेडियोमेट्रिक या रेडियो एक्टिव डेटिंग को मुख्तलिफ ज़मीनी मटीरियल सब्सटेंसेस की एब्सोल्यूट एजेस मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम फ़र्क देखते हैं कि रिलेटिव डेटिंग क्या होती है और एब्सोल्यूट डेटिंग क्या होती है। इन रिलेटिव डेटिंग फाइंडिंग द एस्टिमेट एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे पास प्रिसाइज वैल्यू नहीं है जी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, सिर्फ अंदाज़ा होगा। जबकि एब्सोल्यूट डेटिंग में वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट एज ऑफ ऑब्जेक्ट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट डेट मालूम करते हैं। नंबर 2, विद रेस्पेक्ट टू रिलेटिव डेटिंग, कंपेयरिंग द ऑब्जेक्ट टू थिंग्स अराउंड इट आर एन इवेंट इन टाइम। रिलेटिव डेटिंग में हम एक ही चट्टान में पाए जाने वाले मुख्तलिफ मटेरियल्स को दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जबकि एब्सोल्यूट डेटिंग में वी कैन फाइंड द स्पेसिफिक एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय एग्जामिनिंग द मटेरियल ऑफ विच इट इज़ मेड ऑफ। एब्सोल्यूट डेटिंग में हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, जिस भी मटेरियल की हमने एज लेनी है उस मटेरियल के कंपोजिशन, मटेरियल को डिस्कस किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, फिर जाके उसकी एज निकलती है। लिहाजा अगर एक ऑब्जेक्ट की कंपोजिशन के बुनियाद पर, स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स की बुनियाद पर आपने एज डिटरमिन करनी है तो हर मटेरियल की अलग अलग एज निकलेगी। लिहाजा एब्सोल्यूट डेटिंग इज अ परफेक्ट एज कंपेयर टू रिलेटिव डेटिंग। Number 3, relative dating estimates the order of geologic or prehistoric events। relative dating में हम अमूमन geologic या prehistoric event का अंदाज़ा लगाते हैं, although it can't be used to determine when these events occurred। हत्ता कि हमें इसमें इतना भी नहीं पता चलता कि ये इवेंट्स हुए कब थे, यानी कब शुरू हुए, किस तरह से हुए, हमें रिलेटिव डेटिंग नहीं बताती ये। बट एब्सोल्यूट डेटिंग आल्सो अलाउज अस टू एस्टिमेट द प्रिसाइज एज ऑफ रॉक्स, फॉसिल्स एंड अर्थ बाय यूजिंग कार्बन डेटिंग। एब्सोल्यूट डेटिंग में कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके हम चट्टानों, फॉसिल, हत्ता कि ज़मीन की दुरुस्त एज का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, दुरुस्त एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन रिलेटिव डेटिंग में ऐसा नहीं हो सकता। नो, रिलेटिव डेटिंग को स्केच वाइज भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आप नोट कर रहे हैं तो इसमें आप देखें रिलेटिव डेटिंग में ये यंगेस्ट से ओल्ड की तरफ और ओल्ड से यंगेस्ट की तरफ भी ले जा सकती है। लिहाजा इसकी कोई प्रिसाइज वैल्यू हमारे पास नहीं आ सकती। ये ऊपर से ऊपर वाली तहों से निचली तहों की तरफ भी स्टडी कर सकते हैं, आपने अंदाज़ा ही लगाना है, बस लगाते जाएं, या खुदाई करें और नीचे से ऊपर की तरफ आए, अंदाज़ा ही लगाना है, लगाते जाएं। बट एब्सोल्यूट डेटिंग में ऐसा नहीं होगा। रीज़न ये है कि जो लोएस्ट डीपेस्ट लेयर के ऊपर मटेरियल अवेलेबल है उसमें रेट ऑफ डिके मोस्टली हो चुका होता है। जो टॉप पर, जितना टॉप पर ज़्यादा मटेरियल होगा उसमें रेट ऑफ डिके कम से कम होता है। तो इन दो लेयर्स के दरमियान, अपर और लोअर लेयर के दरमियान अच्छा खासा डिफरेंस होता है। तो फिर शर्त यह भी है कि एब्सोल्यूट डेटिंग के अंदर चूँकि हमने जिस मटेरियल की एज को डिटरमिन करना है उसके कंपोजिशन को स्टडी करना पड़ेगा, उसके रेट ऑफ डिके को स्टडी करना पड़ेगा हमें। लिहाजा जब हम रेट ऑफ स्टडी डीपेस्ट लेयर पर करते हैं वहाँ तो रेट ऑफ डिके ज़्यादा होगा और उसकी एज भी ज़्यादा निकाल आएगी जी।
जबकि रिलेटिव डेटिंग में ऐसा नहीं होता। अगर हम मेंशन करना चाहें, यहाँ पर दिया गया है, आप ज़रा इसके बॉटम पर देखें तो 140 मिलियन ईयर्स वाली रॉक्स हैं, टॉप पर देखें तो ये 120 मिलियन ईयर्स वाली रॉक्स हैं। तकरीबन इन दो किस्म के लेयर्स के दरमियान 20 मिलियन ईयर्स का गैप है, और 20 मिलियन ईयर्स के गैप में अच्छा खासा रेडियो एक्टिव डिके का डिफरेंस आ सकता है। Now here is radioactivity and radioactive decay. Radioactivity क्या है? It is the property exhibited by certain types of matter of emitting energy and subatomic particles spontaneously. एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स अपने अंदर पाए जाने वाले मैटर में से एनर्जी खारिज करते हैं, एनर्जी के साथ साथ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी खारिज करते हैं। It is in essence an attribute of individual atomic nuclei. एक्चुअली ये बहुत ही आसान है, आसान सा मेथड होता है, और इसमें एक इंडिविजुअल एटॉमिक न्यूक्लियाई हिस्सा ले रहा होता है। रेडियो एक्टिव डिके क्या है? व्हेन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम गिव्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। रेडियो एक्टिव डिके उस वक़्त होता है जब कभी किसी भी एटम के न्यूक्लियस से डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स इमिट कर जाएं, निकल जाएं। So it gives mostly three types of decay. Decay तीन तरह का होता है। अल्फ़ा डिके दैट गिव्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। पहले नंबर पे अल्फ़ा डिके है, और अल्फ़ा डिके में किसी भी एटम के न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का अखराज होता है। अगर कोई न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स खारिज कर रहा है तो अल्फ़ा डिके है। नेक्स्ट बीटा है, तो बीटा डिके में अगर किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स खारिज हो रहे हों। थर्ड वन इज गामा डिके, तो गामा डिके दैट गिव्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हो तो फिर ये गामा डिके होता है। रेडियो एक्टिव डिके के हवाले से यहाँ पर ये तीनों कैटेगरीज हमें दिखलाई गई हैं। सब्सटेंस है, मैटर है, उसमें अगर लेफ़्ट साइड पर आप देखें तो अल्फ़ा रेडिएशन है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। इसी तरह से आप टॉप राइट साइड पर देखें, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन के अखराज को हमने बीटा रेडिएशन कहा। जबकि आप बॉटम राइट साइड पे देखें तो गामा रेडिएशंस हैं जिसमें वेव्स हमें बाहर जाती हुई दिखलाई देती हैं। बाइफेक एक ही किस्म का मैटर है और उसमें से सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी जा रहे हैं, लाइक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि अल्फ़ा रेडिएशंस हैं। इलेक्ट्रॉन अलग से खारिज हो रहा है जो कि बीटा रेडिएशन है, जबकि रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकल रही हैं जो कि गामा रेडिएशंस में आता है। Then say why we use radioactive elements. रेडियोएक्टिव एलिमेंट को हमने जो क्रोनोमेट्री में क्यों यूज़ किया है? नंबर वन रीज़न इज, फर्स्ट रीज़न इज दैट एन एटम ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैज़ एन अनस्टेबल कम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट के अंदर अमूमन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अनस्टेबल, अनबैलेंस्ड, गैर मसावी कम्बिनेशन होता है। Two, some combinations are inherently less stable than the others. बाज़ औक़ात चंद एलिमेंट्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ही लूज़ किस्म का हो सकता है। नंबर थ्री, ईच रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज़ इट्स ऑन करैक्टरिस्टिक रेट ऑफ डिके। हर किस्म के रेडियो एक्टिव आइसोटोप में जो रेट ऑफ डिके है वो अपनी ख़ास नोयत का होता है। दिस रेट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल रिएक्शंस एंड एनी अदर फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ डिके के ऊपर हार्गेस नहीं होता, ना टेम्परेचर असर करेगा, ना प्रेशर, ना ही केमिकल रिएक्शंस असर कर सकते हैं। लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इज कांस्टेंट एंड डिफरेंट अमंग डिफरेंट एलिमेंट्स एंड देयर आइसोटोप्स। याद रखिए कि रेट ऑफ डिके हमेशा कांस्टेंट होता है। हाँ, अगर एक ही मैटर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स हों तो फिर रेट ऑफ डिके भी डिफरेंट हो सकता है। आइसोटोप्स के अंदर भी ये डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर अब लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं एक शक्ल, तो डेज दिखलाए गए हैं, दिन 0, 14, 28 और 42। जो 0 डे है उसमें अगर आप नोट करें सारे का सारा फास्फोरस भरा हुआ है। फास्फोरस 32 है होपफुली, और ये फास्फोरस फुली ग्रीन कलर में है, जबकि लेस ग्रीन कलर में
सल्फ़र मेंशन की गई है। जब 14 दिन गुजर जाते हैं तो तकरीबन हाफ पीरियड हो जाता है, हाफ मैटर डिके कर जाता है, यानी जो फास्फोरस है वो आधा कम हो जाता है और आधी सल्फ़र उसमें भर जाती है। जब 28 दिन गुजर जाते हैं तो फिर ये आलमोस्ट 70% डिके कर जाता है। जब 42 डेज़ गुजर जाते हैं तो ये तकरीबन 5 to 10% रह जाता है, बाकी सारी सल्फ़र भर जाती है, 5 to 10% इसमें फास्फोरस रह जाता है। तो आप नोट करें कि जब टाइम हर स्टेप पर टाइम दुगना हो रहा है, 0 से 14, 14 से 28 और 28 से 42 हो रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ डिके जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे कम से कम होता जा रहा है, बिकॉज हर गुजरते दिन के साथ हर अगले स्टेप पर नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर बिकमिंग डिक्रीज्ड, वो कम से कम होते जा रहे हैं। चाहे वो अल्फ़ा रेडिएशन से हैं, चाहे बीटा डिके से हैं, चाहे गैमा डिके से हैं, तो तीनों में से कोई एक या तीनों किस्म के प्रोसीजर ही हो सकते हैं। हाउ रेडियोमेट्रिक डेटिंग इज सिग्निफिकेंट बाय एस्टैब्लिशिंग जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स। रेडियोमेट्रिक डेटिंग प्रोवाइड्स अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट, हमें ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती हैं 3 किस्म की। नंबर 1 ये जब फॉसिल्स मालूम कर सकते हैं, 2 रेट्स ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस ली जा सकती हैं, नंबर 3 आल्सो यूज टू डेट आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स इंक्लूडिंग एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स। तो इसमें हम आर्कियोलॉजिकल मटेरियल को इसी तरह से एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को भी ले सकते हैं। Now, what is half-life? Half-life in radioactivity, the interval of time required for 1/2 of the atomic nuclei of the radioactive sample to decay. It's an important. half-life radioactivity में actually वक्त का दौरानिया होता है जिसमें किसी एटम का न्यूक्लियस हाफ डिके कर जाता है। This change may be spontaneously into an other nuclear species by emitting particles and energy. तो रेडियोएक्टिविटी में पार्टिकल्स भी खारिज होते हैं, एनर्जी भी खारिज होती है, ये स्पॉन्टेनियस भी होती है, और इस तरह से स्पॉन्टेनियस होती है कि एक एटम का न्यूक्लियाई किसी दूसरे एटम के न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा होता है। The time interval required for the number of disintegrations per second of a radioactive material to decrease by 1/2. It's another definition. This may vary from millionth of a second to billionth of years. It's an important. ये चंद मिली सेकेंड से लेकर बिलियन सालों तक भी हो सकते हैं। In theory, the decay process is never completed and there is always some residual radioactivity. Theoretically, कभी भी डिके किसी भी एलिमेंट का कंप्लीट नहीं होता, ये हमेशा बाकी रहता है। यहाँ पर हाफ लाइफ को फिर मेंशन किया गया है, तो 2 तरह से हैं यहाँ पर भी, कुछ डार्क ब्लू कलर के हैं, कुछ लाइट ब्लू में हैं। जो डार्क ब्लू कलर है, इट इज़ 80 बिलियन अनडिकेड न्यूक्लियाई फॉर 0 मिनट्स। ये लेफ़्ट साइड पे मेंशन किया गया है, फुल इसमें डार्क ब्लू कलर है। जब हम 40 मिनट लेते हैं तो वन हाफ लाइफ गुजर जाती है, और 1 हाफ लाइफ जब गुजरती है तो पीछे 40 बिलियन अनडिकेड न्यूक्लियाई रह जाता है। आप गौर करें, आधे इसमें लाइट ब्लू में हैं और आधे डार्क ब्लू में चले जाते हैं। इसी तरह से जब सेकंड हाफ लाइफ ली जाए, 80 मिनट्स गुजर जाएंगे और 80 मिनट में 20 बिलियन अनडिकेड न्यूक्लियाई रह जाता है, यानी सिर्फ 20% डार्क ब्लू होगा और 80% इसमें लाइट ब्लू होता है। जब 10 बिलियंस डिके हो जाता है तो 1/8 टाइम 5 to 10% के लगभग इसमें डार्क ब्लू मटेरियल रह जाता है, और इसमें अमूमन 120 मिनट लग जाते हैं। तो सो हाफ लाइफ मैटर डिके 50% आफ्टर ईच हाफ लाइफ। हर हाफ लाइफ पीरियड के बाद आधा रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके करता है, आधा कंजर्व रहता है। Now, for this reason, the time taken for 50% of isotope to decay is measured rather than the total decay time.
तो टोटल डिके टाइम कैलकुलेट करने के बजाय इसमें 50% का जो डिके है टाइम है हम 50% ही कैलकुलेट कर पाएंगे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस डिके एक्सपोनेंशियली, thus the time taken for the first 50% of isotopes to decay will be the same as the time taken by the next 25% and so on. चूँकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एक्सपोनेंशियली रेट पर डिके करती हैं तो जो पहला 50% का डिके टाइम होता है नेक्स्ट टाइम के 25% के इक्वल हो सकता है। We can measure the proportions of original element and its decay product to determine the age of particular rocks. तो ख़ास किस्म की चट्टानों की एज डिटर्मन करनी हो तो उसका ओरिजिनल एलिमेंट का प्रोपोर्शन ऑफ डिके और उसका रेट ऑफ डिके को कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो जो क्रोनोमेट्री को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ चंद एक रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं उनके रेट ऑफ डिके विद रेस्पेक्ट टू देयर ओन हाफ लाइफ मेंशन किए गए हैं। अगर आप गौर कर रहे हैं यूरेनियम 235 इसका डॉटर एलिमेंट लेड बनता है, लेड 207 होता है और इसका हाफ लाइफ 0.704 बिलियन ईयर्स है। इसी तरह से मैं सेकंड एग्जांपल सबसे लास्ट वाले लेता हूँ तो यहाँ पर ल्यूटियम है, ल्यूटियम 176 एलिमेंट है, ये हैफियम 176 एलिमेंट डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है जबकि इसका हाफ लाइफ 35.9 बिलियन ईयर्स है। बाकी आप खुद ये लिस्ट मेंशन कर सकते हैं, देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। हाफ लाइफ को यहाँ एक और स्केच के अंदर भी मेंशन करने की कोशिश की गई है। आप देखिए हाफ लाइफ का यहाँ पर ग्राफ दिया गया है विद रेस्पेक्ट टू टाइम स्केल। अगर आप गौर करें लें जी ज़्यादा क्लियर हो गया है। तो इसमें कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे मेंशन की गई है, टाइम को एक्स एक्सिस पर मेंशन किया गया है। तो आप गौर करें फर्स्ट हाफ लाइफ है, सेकंड हाफ लाइफ है, थर्ड हाफ लाइफ है और फिर इनके रेट्स मेजर किए गए हैं किस तरह। फर्स्ट हाफ लाइफ में ये 0.8 है जबकि सेकंड हाफ लाइफ में ये 0.4 है और थर्ड में ये 0.2 हो जाता है। यानी टोटल का हाफ हर स्टेप पे कम हो रहा है। 50% के हिसाब से रेट ऑफ डिके चल रहा है। सेकंड एग्जांपल में अगर आप लेना चाहें सेम विद टाइम को भी एक्स एक्सिस पर मेंशन कर दिया गया, रिमेनिंग एलिमेंट या रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी को वाई एक्सिस पर मेंशन किया गया है। नीचे से ऊपर की तरफ आप ग्राफ को मूव करें तो रेड और ब्लैक कलर के एलिमेंट्स ओरिजिनल हैं, फिर ब्लैक ऐसा विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर भी हर स्टेप के बाद रेडियो एक्टिविटी 50% के हिसाब से चल रही है। होप कि आपने ये मेरा पॉइंट पिक कर लिया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये पहला लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें, अभी आपके सामने होगा। स्टे